नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। चलिए आज की बात शुरू करते हैं उस उस चट-चट की आवाज से या उस हल्के से झटके से जो सर्दियों में स्वेटर उतारते हुए महसूस होता है। वो है क्या? उस छोटे से जादू के पीछे है विज्ञान का एक महानायक, इलेक्ट्रिक चार्ज। हमारे पास जो स्रोत है वो सवालों और जवाबों का एक पूरा जखीरा है। किसी क्विज की तरह लगते हैं, लेकिन हम यहाँ जवाब रटने नहीं बैठे हैं। हमारा मकसद है इन सवालों की सीढ़ी बनाकर चार्ज की दुनिया की गहराई में उतरना और उसकी पूरी कहानी को समझना। तो चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि ये चार्ज आखिर है क्या भला? हमारे स्रोत बताते हैं कि ये एक स्केलर राशि है। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सीधा और सरल है। स्केलर मतलब जिसमें सिर्फ मात्रा हो, दिशा नहीं। जैसे आप बताती हैं कि आपका वजन 50 किलो है, आप ये नहीं बताती कि 50 किलो उत्तर दिशा में है ना? हाँ, बिल्कुल। तापमान की तरह, वजन की तरह, चार्ज की भी बस एक वैल्यू होती है और इसे क्यू से दिखाते हैं और इसकी अंतरराष्ट्रीय इकाई है कूलम्ब। कूलम्ब। नाम तो सुना है पर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि एक कूलम्ब कितना चार्ज होता होगा। ये एक बेहतरीन सवाल है क्योंकि इसका जवाब सच कहूं तो हैरान करने वाला है। हमारे शोध बताते हैं कि सिर्फ एक कूलम चार्ज बनाने के लिए आपको लगभग 6.25 के आगे 18 शून्य लगाने होंगे। क्या? उतने इलेक्ट्रॉन एक जगह जमा करने पड़ेंगे। 625 करोड़ अरब इलेक्ट्रॉन, ये तो एक अकल्पनीय संख्या है। मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो स्टैटिक शॉक लगता है वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं, एक बहुत ही मामूली सा छोटा सा हिस्सा। और यहीं से हम चार्ज के दो सबसे बुनियादी सिद्धांतों पर पहुंचते हैं। पहला है चार्ज का संरक्षण, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सुनने में भारी लगता है पर इसका मतलब क्या है? मतलब सुनने में जितना सीधा है उतना ही गहरा भी है। ये नियम कहता है कि आप चार्ज बना नहीं सकते और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। वो बस एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अच्छा। हर बार जब आप अपना फोन चार्ज करती हैं तो कोई नया चार्ज पैदा नहीं हो रहा होता। बस पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ये प्रकृति के सबसे अटल नियमों में से एक है। वाह। मतलब चार्ज का कुल हिसाब किताब हमेशा बराबर रहता है। और दूसरा सिद्धांत? दूसरा सिद्धांत है चार्ज का क्वांटाइजेशन। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। ये सिद्धांत कहता है कि चार्ज हमेशा छोटे छोटे निश्चित पैकेट में ही मिलता है। आप आधा इलेक्ट्रॉन या 3.25 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कभी नहीं पा सकते। अच्छा, तो चार्ज हमेशा फिक्स्ड पैकेट में आता है। हाँ, प्रकृति में चार्ज का सबसे छोटा पैकेट है एक इलेक्ट्रॉन पर मौजूद चार्ज, जिसे हम ई कहते हैं। किसी भी चीज पर जो चार्ज होगा वो हमेशा इसी ई का पूरा पूरा गुणांक होगा। 1e, 2e, 100e, लेकिन कभी 1.5e नहीं। ठीक है। तो अब ये सवाल उठता है कि ये चार्ज के पैकेट असल में है क्या? इन्हें ढोता कौन है? बिल्कुल यहीं पर हमारी कहानी के मुख्य किरदार आते हैं जो हर परमाणु के अंदर बैठे हैं। पहला और सबसे मशहूर किरदार है इलेक्ट्रॉन। ये बहुत हल्का है और इस पर ऋणात्मक यानी नेगेटिव चार्ज होता है। ये वही ई है जिसकी हम बात कर रहे थे। और नेगेटिव है तो इसका जोड़ीदार पॉजिटिव भी होगा। जरूर, वो है दूसरा किरदार प्रोटॉन। ये इलेक्ट्रॉन से बहुत भारी होता है और परमाणु के केंद्रक में बैठा रहता है। इस पर ठीक उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर, लेकिन धनात्मक यानी पॉजिटिव। और एक तीसरा भी तो होता है, न्यूट्रॉन। हाँ, तीसरा साथी है न्यूट्रॉन, जो जैसा कि नाम से ही जाहिर है न्यूट्रल यानी उदासीन होता है। उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो सारा खेल इन्हीं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का है। अगर किसी चीज में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो वो नेगेटिव चार्ज हो गई, और अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो वो पॉजिटिव चार्ज हो गई। एकदम सही। और ये कोई नई खोज नहीं है। हमारे स्रोत बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी और प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने। और ये खेल सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है। मुझे याद है स्कूल में जब हम प्लास्टिक की कंघी को बालों में रगड़कर कागज के टुकड़ों के पास ले जाते थे तो वो चिपक जाते थे। वो भी तो यही खेल है ना? बिल्कुल, वो स्थैतिक बिजली या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का क्लासिक उदाहरण है। जब आप कंघी को बालों में रगड़ती हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन आपके बालों से निकलकर कंघी पर चले जाते हैं। इससे कंघी पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज, और आपके बालों पर कम, मतलब पॉजिटिव चार्ज। अच्छा। इसी चार्ज की वजह से कंघी कागज के टुकड़ों को अपनी ओर खींचती है। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही चार्ज की कहानी के मुख्य किरदार हैं। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब ये एक दूसरे से मिलते हैं।
तब क्या होता है? तो भौतिकी का एक सबसे मशहूर नियम सामने आता है, जिसे हम सब ने सुना होगा। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। विपरीत चार्ज यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। और अगर चार्ज एक जैसे हों तो दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव? तो वो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी दूर धकेलते हैं। मुझे वो वैन डेन ग्राफ जनरेटर वाला एक्सपेरिमेंट याद आता है, जैसे छूते ही लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं। हाँ हाँ, मैंने देखा है। वो इसलिए होता है क्योंकि जनरेटर आपके हर बाल पर एक ही तरह का चार्ज फैला देता है, और चूंकि समान चार्ज एक दूसरे को धकेलते हैं, तो हर बाल दूसरे बाल से दूर भागने की कोशिश करता है, और नतीजा आपके बाल खड़े हो जाते हैं। कमाल है। तो एक नियम है जो ये बताता है, लेकिन क्या कोई तरीका है जिससे हम ये पता लगा सकें कि ये बल कितना मजबूत होगा? हाँ बिल्कुल, और ये हमें भौतिकी के सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक पर लाता है, कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ। चलिए इस नियम को थोड़ा खोलते हैं। ये हमें क्या क्या बताता है? देखिए, ये नियम बताता है कि दो चार्जों के बीच का बल कितना तेज होगा। पहली बात, ये इस पर निर्भर करता है कि उन पर चार्ज की मात्रा, मतलब Q1 और Q2 कितनी है। जितना बड़ा चार्ज उतना ज्यादा बल। ये तो सीधा साधा हिसाब है। और दूसरी बात? दूसरी और सबसे जरूरी बात है उनके बीच की दूरी, यानी R। और ये कोई साधारण रिश्ता नहीं है, इसे व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। सूत्र है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 R स्क्वायर। एक मिनट, आर स्क्वायर्ड? इसका मतलब है कि दूरी का असर बहुत ज्यादा होता होगा। अगर मैं दूरी को 2 गुना कर दूं, तो बल आधा नहीं होगा? आधा नहीं, बल्कि 4 गुना कम हो जाएगा। ओह। और अगर आप दूरी को 3 गुना बढ़ा दें, तो बल 9 गुना कम हो जाएगा। चार्जों के बीच का बल दूरी बढ़ने पर बहुत तेजी से कमजोर होता है। ये तो हुई स्थिर चार्जों की कहानी, लेकिन चार्ज हमेशा एक जगह बैठे तो नहीं रहते। जब चार्ज गति करता है, तब क्या होता है? यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है। जब चार्ज स्थिर होता है, तो वो अपने चारों ओर सिर्फ एक विद्युत क्षेत्र बनाता है, लेकिन जैसे ही वो चलना शुरू करता है, वो एक और चीज पैदा करता है, चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान चार्ज ही बिजली की धारा यानी करंट बनाता है, और यही करंट चुंबकत्व की वजह है। तो करंट और चार्ज में सीधा रिश्ता हुआ। बिल्कुल सीधा। करंट का मतलब ही है कि एक सेकंड में कितना चार्ज किसी बिंदु से गुजर रहा है। इसका सूत्र भी बहुत सरल है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। अगर किसी तार में 5 एम्पियर का करंट 2 सेकंड के लिए बहता है, तो इसका मतलब है कि उस तार से 10 कूलम चार्ज गुजर गया। ठीक है, तो हमने चार्ज की दुनिया के किरदारों और उनके नियमों को समझ लिया, लेकिन जिस पदार्थ के अंदर ये चार्ज मौजूद है या जिस माध्यम में वे रखे हैं, उसकी भी तो कोई भूमिका होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे पहले पदार्थों को ही ले लीजिए। हम उन्हें दो मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर जैसे तांबा या लोहा, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को आजादी से घूमने की इजाजत देते हैं। अच्छा। उनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एक परमाणु से दूसरे परमाणु तक आसानी से जा सकते हैं, जैसे किसी हाईवे पर गाड़ियां। और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से तांबे के तार में से करंट बह पाता है। एकदम सही। वहीं दूसरी तरफ इंसुलेटर होते हैं, जैसे प्लास्टिक या लकड़ी। इनके सारे इलेक्ट्रॉन अपने अपने परमाणुओं से कसकर बंधे होते हैं, कोई फ्री हाईवे नहीं है। मतलब चार्ज का बहना लगभग नामुमकिन है। हाँ। और हम किसी चीज को चार्ज भी तो अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, जैसे कंघी को बालों से रगड़ना एक तरीका हुआ। हाँ, उसे कहते हैं घर्षण द्वारा चार्जिंग। दूसरा तरीका है चालन, जिसके लिए संपर्क जरूरी है। अगर आप एक चार्ज की हुई रॉड को एक बिना चार्ज वाली रॉड से छुआ दें, तो चार्ज दूसरी रॉड पर भी फैल जाएगा। और एक तीसरा सबसे दिलचस्प तरीका भी है शायद, जिसमें छूने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, उसे कहते हैं प्रेरण, इंडक्शन। ये किसी जादू जैसा लगता है। इसमें आप एक चार्ज की हुई रॉड को किसी सुचालक के पास लाती हैं, छूती नहीं, सिर्फ पास लाती हैं। इससे सुचालक का एक सिरा पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो जाता है, और ये सब बिना किसी संपर्क के। ये तो हुई पदार्थ की बात, लेकिन माध्यम का क्या? अगर मैं दो चार्जों को हवा में रखूं और फिर उन्हीं दो चार्जों को उतने ही फासले पर पानी के अंदर रख दूं, तो क्या बल बराबर होगा? बिल्कुल नहीं। पानी में रखने पर उनके बीच का बल काफी कम हो जाएगा। माध्यम हमेशा विद्युत बल को कमजोर कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसे ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक धावक की तरह है। हवा में दौड़ना मतलब एक खाली ट्रैक पर दौड़ना, लेकिन अगर आप उसे पानी में दौड़ाएंगे, तो उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और वो धीमा हो जाएगा।
तो ये पानी का गाढ़ापन ही बल को कम कर रहा है? बिल्कुल। भौतिकी की भाषा में इसी गाढ़ेपन को परमिटिविटी कहते हैं। जिस माध्यम की परमिटिविटी ज्यादा होती है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स के रास्ते में उतनी ही ज्यादा रुकावट डालता है। अच्छा, तो अब तक की कहानी काफी जुड़ गई है, पर हमारे स्रोतों में कुछ और इकाइयां भी हैं, जैसे चार्ज घनत्व, विभव। जरूर। जब चार्ज किसी एक बिंदु पर ना होकर किसी लंबी तार या किसी चादर में फैला हो, तो हम चार्ज घनत्व की बात करते हैं। ये बस ये बताता है कि चार्ज कितनी घनी तरह से फैला हुआ है। और विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम वोल्ट में मापते हैं, ये क्या है? अगर करंट चार्ज का बहाव है, तो विभवांतर वो दबाव या धक्का है जो चार्ज को बहने पर मजबूर करता है। एक बैटरी के दो सिरों के बीच जो 1.5 वोल्ट लिखा होता है, वो यही प्रेशर है। और एक आखिरी चीज, कैपेसिटर, इसका काम क्या है? हाँ, कैपेसिटर। इसका मुख्य काम है चार्ज को स्टोर करना, ठीक एक पानी की टंकी की तरह। आप इसे चार्ज से भर सकते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर उस चार्ज को एक साथ तेजी से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कैमरे के फ्लैश में होता है। और इसकी क्षमता को हम धारिता या कैपेसिटेंस कहते हैं। हाँ, कैपेसिटेंस, जिसकी इकाई फैराड होती है। स्रोत में शायद हेनरी लिखा था, जो कि इंडक्टेंस की इकाई है। ये एक महत्वपूर्ण सुधार है। तो अगर आज की पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने एक मामूली से स्टैटिक शॉक के धागे को पकड़ा और उसके पीछे की पूरी कहानी को खोल कर रख दिया। हमने जाना कि चार्ज क्या है, उसके किरदार कौन है और उनके नियम क्या हैं। और फिर हमने देखा कि कैसे पदार्थ और माध्यम इस कहानी में नए मोड़ लाते हैं। ये वाकई कमाल है कि कैसे एक क्विज जैसे स्रोत से भौतिकी के इतने सारे गहरे सिद्धांत निकलकर सामने आ गए। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज हमने स्थिर चार्ज और एक समान गति से चलते हुए चार्ज की बात की। स्थिर चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। एक समान गति से चलता चार्ज करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है। लेकिन सोचिए, तब क्या होता होगा जब चार्ज की गति में त्वरण हो, एक्सेलरेशन, मतलब जब उसकी रफ्तार बदल रही हो। तब क्या होता है? जब चार्ज एक्सेलरेट करता है, तो वो अपने अंदर से ऊर्जा को तरंगों के रूप में बाहर फेंकता है। ये साधारण तरंगे नहीं होती, ये होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे, यानी प्रकाश, रेडियो तरंगे, एक्सरे, आपके फोन का सिग्नल, सूरज से आने वाली रोशनी, ये सब असल में त्वरित चार्जों की ही देन है। यह एक ऐसा विचार है जो दिखाता है कि एक छोटे से चार्ज का व्यवहार हमें कहां से कहां तक ले जा सकता है, एक साधारण झटके से लेकर पूरे ब्रह्मांड को रोशन करने तक।